स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं तान्या शर्मा आपके साथ और मैं आ गई हूँ वापस आपसे रूबरू होने के लिए। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अब हम लेके आने वाले हैं ऑनलाइन कोर्स फॉर 12th क्लास बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव फीलिंग दैट इवन इन दिस लॉकडाउन वी विल डू आवर बेस्ट, विल गिव आवर बेस्ट। सो आई वेलकम each one of you in this NEEV competitive class batch. So each one of you is very special because this is NEEV's first ever online batch. तो स्टूडेंट्स, चलो बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज हम डील करेंगे द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ योर एनसीईआरटी 12th क्लास बायोलॉजी। इट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, लाइक रिप्रोडक्शन है क्या, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे उसके मोड्स की, और यू कैन से हम बात करेंगे उसकी टाइप्स की। सो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो इसमें स्पेशली हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल की टाइप्स क्या, बिकॉज सेक्सुअल की एज सच कोई टाइप्स नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं होती, बट एसेक्सुअल की देयर आर सो मेनी टाइप्स, सो यू हैव टू गो थ्रू देम। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा जो लेक्चर रहेगा ये मेनली बेस्ड रहेगा एनसीईआरटी में और स्पेशली रहेगा फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बट जहाँ जहाँ पे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आती जाएंगी, आई विल लेट यू नो विद द सेम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट what is reproduction, right? What do you mean by reproduction? So it is a process in which an organism produces young ones to itself. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा खुद के, राइट? तो इसमें जो वर्ड आपको याद रखना है, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इट इज ऑफ स्प्रिंग्स, राइट? तो ऑफ स्प्रिंग्स मीन्स उनके खुद के बच्चे, उनके खुद के यंग वंस, जिनको हम साइंस में क्या कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं। सो आपको ये टर्म याद रखनी है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ऑफ स्प्रिंग्स, सो दे आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। आई रिपीट, दे आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। हाउ? अगर आप बात करें इनके जेनेटिक लेवल की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है गैमीट्स का एक्सचेंज, उनका फ्यूजन, जिसकी वजह से होती है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर लेके आता है वेरिएशंस, इसीलिए दे लुक्स लाइक सिमिलर बट 100%ly एट मॉलिक्यूलर लेवल दे आर नॉट एट ऑल सिमिलर। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज नॉट आइडेंटिकल। तो स्टूडेंट्स, जितनी भी चीजें आपकी स्क्रीन पे आपको रेड कलर से मार्क की हुई दिख रही हैं, ये आपको याद रखनी है, मेमोराइज करनी है अपने दिलो दिमाग से। ओके, तो ये समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको? नाउ लेट्स मूव अहेड। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है फ्रेंड्स? अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आता है। एंड चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज को, किसी भी रेस को, इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन रेस लाइक होमोसेपियंस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो होमोसेपियंस को भी अगर कंटिन्यू रहना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन करनी पड़ेगी, सो दैट उनकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो चलती चली जाए, ऑफस्प्रिंग्स आते जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? देयर होल population will wipe out, right? That's why reproduction is important. अब बात आती है नीट की। तो अपनी स्क्रीन पे देखिए, मैंने वहां लिखा हुआ है परपेचुएशन। क्वेश्चन उठ के आता है एमसीक्यू में यहाँ से। तो व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुएशन? वी कंसीडर परपेचुएशन इक्वल टू द कंटिन्यूएशन, राइट? हाउ? बिकॉज परपेचुएशन का मतलब क्या है? the thing which is spread or to spread, which is not stoppable, which is not sedentary at a place, not stationary at a place, which is spreading, उसी को हम कहते हैं परपेचुएशन। तो क्वेश्चन एमसीक्यू नीट का यहाँ से आएगा, तो आपको याद रखना है कंटिन्यूएशन का मतलब ही क्या होता है, परपेचुएशन। सो सेकेंड पॉइंट इज वेरिएशंस। मैंने आपको अभी उसकी डेफिनेशन में बताया कि वेरिएशंस होंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, राइट? सो वेरिएशंस आर important. Why? Because they leads to the adaptations and evolution. फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस आएंगी, ये आपको समझ में आ गया। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, यूजफुल एंड नॉन यूजफुल। अब जो यूजफुल वेरिएशंस हैं, दे आर वेरी मच एसेंशियल फॉर योर अडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन।
हाउ, आई विल लेट यू नो इन द चैप्टर ऑफ एवोल्यूशन. उसमें मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज अडेप्टेशन, व्हाट इज एवोल्यूशन, एंड हाउ यूजफुल वेरिएशंस आर एसेंशियल फॉर बोथ ऑफ देम, राइट. ओके. नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप किसी भी कंट्री की बात करें फ्रेंड्स, तो पूरी की पूरी जो ह्यूमन पॉपुलेशन इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस, योर यंग, एडल्ट एंड एज्ड. अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो यंग एज है वो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो यंग एज वालों का है. तो आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स क्या होगा, ये जो पूरा यंग एज का जो पूरा बार है इट विल एंटर इनटू द रिप्रोडक्टिव स्टेज, दैट इज योर एडल्ट एज, और जिसकी वजह से माना जाता है कि इंडिया विल लीड. सो ये आपको समझ में आ गया. इस 3 बार्स को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लाइफ एग्जिस्टेंस. I believe and I know and I totally understand, I totally agree with all of you that yes, reproduction is not the characteristic feature of or defining property of living beings, but लाइफ को चलाने के लिए, एग्जिस्ट करवाने के लिए ऑन दिस प्लैनेट अर्थ रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऑल्दो इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग्स. तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया इंपॉर्टेंस. तो आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ना है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट लाइफ स्पैन, तो स्टूडेंट्स अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलें 12th की, तो वहां पे आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे शीट पे लाइफ स्पैन की एक पूरी पिक्चर दी हुई है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बने हैं, लाइक पैरट, योर मैन, टॉर्टॉइज, एलिफेंट. तो आपको उन सबको देखना है, पढ़ना है, याद करना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू मीन बाय लाइफ स्पैन, राइट. इट इज द पीरियड ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ. अगेन आई रिपीट, फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ. ये जो लाइफ स्पैन है, ये जो पीरियड है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अब आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पिक्चर्स आर बीइंग गिवन ऑन योर एनसीईआरटी बुक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से लाइफ स्पैन के लिए पूछ लिया जाता है. ठीक है. नाउ देयर आर मेनली 4 स्टेजेस ऑफ योर लाइफ स्पैन. बोर्ड एग्जाम में भी आती हैं और नीट में इसमें से एमसीक्यू भी आता है, इसलिए दिस टॉपिक इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो वेरी फर्स्ट स्टेज इज योर जुवेनाइल स्टेज. एज वी टॉक अबाउट जुवेनाइल स्टेज, तो जुवेनाइल कोर्ट्स होती हैं, जुवेनाइल सोसाइटीज होती है. माना जाता है कि जो बिलो 16 है, बिलो 18 है, उनको इसके तहत जो है ट्रीट किया जाता है. तो जुवेनाइल स्टेज क्या है, जुवेनाइल का मतलब है यंग. आपको एक ही चीज याद रखनी है, व्हाट डू यू मीन बाय जुवेनाइल. जुवेनाइल का मतलब है यंग, राइट. तो जुवेनाइल होगी वो स्टेज, मतलब जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी खुद को प्रिपेयर करती है टू अंडरगो रिप्रोडक्शन. तो दिस इज अ प्रेपरेटरी स्टेज. नेक्स्ट इज योर मैच्योरिटी स्टेज, जिसको मैंने प्यूबर्टी भी लिखा हुआ है. दिस इज द एक्चुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज और द ऑनसेट ऑफ योर रिप्रोडक्टिव maturation, right. Now third is your aging and senescence. Aging मतलब progressive degradation of body. मतलब आपके बॉडी के टिश्यूज अब उतने एक्टिव नहीं रहे, आपका मेटाबॉलिज्म उतना एक्टिव नहीं रहा. अगर आपका कोई सेल डेड हो रहा है तो वो दोबारा नहीं बन रहा, दोबारा रीजनरेट नहीं हो रहा. इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन. जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं तो ये हमारे में धीरे धीरे हमारी बॉडी डिग्रेड होने लगती है, उसी को हम कहते हैं एजिंग. नाउ विद एजिंग कम्स सेनेसेंस. व्हाट डू यू मीन बाय सेनेसेंस देन. सेनेसेंस है जब आपका नर्वस सिस्टम में क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा. हाउ, आपने देखा होगा जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं उनकी सुनने समझने की शक्ति जो है वो डाउन हो जाती है, उनको चीज़ें कम याद रहती हैं, इतनी जल्दी वो किसी चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते. सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर सेनेसेंस. सो सेनेसेंस कम्स विद एजिंग. ओके. एंड द लास्ट एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट stage of your lifespan is death, which actually marks completion of your life. Okay students, now let's move ahead. Now we'll talk about the types. Now there are mainly two types of reproduction guys, asexual and sexual. तो asexual reproduction की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, it is uniparental.
मतलब only one single parent is involved, there is no male parent, there is no female parent। तो इसमें क्या है, एक सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होगा। अगर सिंगल पेरेंट है तो इसमें अब क्या होगा, दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड। इसमें गैमीट्स भी नहीं बनेंगे। गैमीट्स नहीं बनेंगे तो क्या नहीं होगा, नो फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो जब इसमें गैमीट्स नहीं बने, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो आपको दिमाग में रखना है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरह की सेल डिवीजन होती है, और वो होती है माइटोटिक सेल डिवीजन। इट मीन्स अगर आपका जो पेरेंट था इट इज विद टू एम्प्लॉयडी, तो जो उसका ऑफस्प्रिंग बनेगा इट विल ऑल्सो विद प्रेजेंट विद द टू एम्प्लॉयडी। तो इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इक्वेशनल डिवीजन। गॉट इट गाइस? Okay, now next is daughter organisms are genetically identical to parent organisms. As I just show you with this red marker कि 2n अगर आपका पेरेंट है तो 2n ही आपका ऑफस्प्रिंग भी आएगा। उसी ऑफस्प्रिंग को हमने क्या कह दिया, डॉटर ऑर्गेनिज्म कह दिया। अगर हमने इसको पेरेंट कहा तो उसको हमने क्या कह दिया फ्रेंड्स, डॉटर ऑर्गेनिज्म कह दिया। ये समझ में आ गया आपको दोस्तों? ओके, so next is multiplication occurs rapidly. Obviously your whole body will form with the mitotic division। तो एक के बाद एक, दो से चार, चार से 16, ऐसे 16 से 64, ऐसे करते करते आपकी जो पूरी की पूरी बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो बनती है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन बहुत ही रैपिडली इसमें होती है। अब आपको जो टर्म इसमें याद रखनी है फ्रेंड्स वो है इसमें क्लोन्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लोन्स? आपने सुना होगा विच आर टोटली आइडेंटिकल, राइट, कॉपीज। तो इसको हम कह सकते हैं क्लोन्स बिकॉज जेनेटिकली दे आर आइडेंटिकल, ploidy level is same, no change, no variation, hence they will called as, they will treat as clones. Okay students, now if we talk about types of asexual reproduction, तो इसमें हम types पढ़ेंगे। सबसे पहली type आपकी है fission। Now what do you mean by fission? आपकी जो पेरेंट बॉडी है वो दो या दो से ज्यादा डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाए। अगेन आई रिपीट, आपकी जो पेरेंट बॉडी है वो दो या दो से ज्यादा डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाए, ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, फिशन कहेंगे। ठीक है, फिशन मेनली दो तरह की होती है, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी से पता चल रहा है कि दो, मल्टीपल हो गया दो से ज्यादा। तो मल्टीपल में आपका आ जाएगा टेट्रा, आपका या ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऑक्टा, हेप्टा, हेक्सा, नैना, डेका, सारे के सारे किस में आ जाएंगे, मल्टीपल फिशन में। बट बाइनरी फिशन क्या है, जब आपके इक्वल साइज डॉटर सेल्स बनेंगे। एक सेल जब दो इक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे बाइनरी फिशन। इसकी बेस्ट एग्जांपल है प्लेनेरिया। तो अगर आप डायग्राम पे ध्यान दें, दिस इज अ डायग्राम ऑफ प्लेनेरिया। आप देखो कि इसमें हॉरिजॉन्टल फिशन हुआ, बीच में से जो आपका प्लेनेरिया था वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया, राइट। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर बाइनरी फिशन। और अगर हम बात करें एमीबा की, एज आई हैव नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ अमीबा ओवर देयर, बट अगर अमीबा की बात करें या आप जनरल फिशन लेके चलिए फ्रेंड्स, तो ये एग्जांपल बहुत अच्छी है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। आपका पेरेंट सेल था, सबसे पहले उसमें क्या हुआ, उसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ, उसका न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया, राइट। उसके बाद उसमें क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और दो इक्वल डॉटर सेल्स बन गए। सो दिस इज अबाउट फिशन। नाउ यू आर क्लियर विद द फिशन, बाइनरी फिशन। नाउ लेट्स मूव टू द मल्टीपल फिशन। मैंने आपको कहा जब दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगे तो उसको मल्टीपल फिशन कहेंगे, इसलिए इसमें इक्वली साइज्ड नहीं होंगे, इसमें होंगे स्मॉल साइज्ड। इसमें थे इक्वल साइज्ड, इसमें है स्मॉल साइज। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। मैंने यहाँ लिखा हुआ है एमीबा, बट ओनली इन अनफेवरेबल कंडीशंस। अभी हम प्लाज्मोडियम के डायग्राम देखेंगे तो एमीबा में भी वैसे ही होता है जैसे कि हम किसकी बात करेंगे, प्लाज्मोडियम की बात करेंगे। सो या दिस इज गिवन इन ऑन योर स्क्रीन। व्हाट विल हैपन, एक सिंगल सेल है, लेकिन क्या हुआ, वो एक सिंगल न्यूक्लियस बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, और फिर वो मल्टीपल न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म भी बहुत सारे उनको सराउंड कर लिया जितने भी वहां न्यूक्लियस थे, और फिर डॉटर सेल्स रिलीज हो गए।
स्टूडेंट्स प्लीज माइंड इट, ये कंडीशन मल्टीपल फिशन की कब आती है? जब भी एक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं। इस जगह पे आप अमीबा को भी कंसीडर कर सकते हैं। अमीबा में भी क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है वो अपने अराउंड सिस्ट वॉल बनाता है और ऐसे ही स्पोर्स बनाता है और बहुत सारे स्पोर्स अंदर बन के फिर फाइनली दे रिलीज्ड एज मल्टीपल डॉटर सेल्स। और अगर आप इस डायग्राम की बात करें तो ये मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, पैरामीशियम है, फ्लिशमानिया है एंड योर अमीबा इज देयर। तो इसमें यहाँ पे ट्रांसफर फिशन, यहाँ पे ट्रांसफर फिशन है, राइट। अगर हम बात करें तो या इसमें ट्रांसफर फिशन है, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल फिशन है, अगेन ट्रांसफर फिशन है। तो स्टूडेंट्स आपको ये सब चीज़ें आप मेमोराइज कर सकते हैं। Now done with the fission. Now second type of asexual reproduction is budding. बडिंग मतलब बड बन रहा है, राइट। आपको याद रखना है बड क्या होता है, एक छोटा सा प्रोजेक्शन। तो अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड बड, राइट, अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए डॉटर इंडिविजुअल। हाइड्रा इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है और आपकी 12th की एनसीईआरटी में भी इसमें दिया हुआ है। एक छोटी सी प्रोजेक्शन निकलती है, राइट, और वहां से क्या होता है, वो अलग हो जाता है, कट ऑफ फ्रॉम इट्स पेरेंट इंडिविजुअल, और जहां जाके लैंड करेगा वहां पे नया का नया इंडिविजुअल बनाएगा। प्लीज सी ऑन योर स्क्रीन, लुक एट योर स्क्रीन्स। आपने देखा एक टाइनी सा बम्प इज अपेयर ऑन द पेरेंट हाइड्रा, देन दिस पेरेंट हाइड्रा डेवलप्स प्रॉपर बड। नाउ दिस बड विल ग्रो एंड इट विल अल्टीमेटली ब्रेक्स ऑफ टू बिकम independent hydra. Okay students, clear with this? Now there is one more example of budding in case of spongilla, जो कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। इंटरनल बर्ड्स बनते हैं। ये आपने बर्ड देखा बॉडी के बाहर बना था, एक्सटर्नल बडिंग थी। तो अब क्या होगा, इंटरनल बडिंग होगी। जो इंटरनल बर्ड्स बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उनको हम कहेंगे गैम्यूल्स। ये क्वेश्चन एमसीक्यू नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है। आपको स्पॉन्जिला, गैम्यूल्स, हाइड्रा, स्काइफा ये सब याद रखना है, इन पे क्वेश्चन एमसीक्यू नीट में आते हैं। अगर आप बात करें गैम्यूल्स की तो जस्ट लुक एट योर स्क्रीन, जिनको आर्कियोसाइट्स यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ओके, जस्ट लुक एट योर स्क्रीन्स। तो ये आपकी एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज की। तो इसमें जो एक गैम्यूल्स हैं इनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, आर्कियोसाइट्स होते हैं, और ये जब ये बर्स्ट आउट करेगा तो ये जर्मिनेट करेंगे और नए फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस बनाएंगे। नाउ क्लियर विद दिस? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स मतलब छोटे छोटे स्पोर्स बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा, राइट। अब क्या होगा, ये स्पोर्स जो है फ्रूटिंग बॉडीज पे लगते हैं, दे आर स्मॉल स्मॉल प्रोपिग्यूल्स which produces new individuals on germination. Now there are several kind of spores. दो तरह के स्पोर्स आपको मेनली पढ़ने हैं, एक्सोस्पोर्स और एंडोस्पोर्स। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, एंडोस्पोर्स का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। इफ यू टॉक अबाउट एक्सोस्पोर्स तो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ये मैंने एक्सोस्पोर्स का बनाया है। कॉर्निडियम आपको फंगस में आप पढ़ते हैं 11th क्लास में, प्लांट किंगडम में। तो उसके ऊपर जो पेंसिलियम की अगर हम बात करें, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पेंसिलियम। तो उसके ऊपर जो है चेन्स हमें दिखती हैं स्पोर्स की, तो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सोस्पोर्स। और अगर आप बात करें एंडोस्पोर्स की तो बेसिडियोमाइसीट्स में ऐसा होता है, बेसिडियम बनता है और ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी है, उसके अंदर स्पोर्स होंगे। तो इसके अंदर जो स्पोर्स हैं दे आर sporangiosपोर्स, right, because they are present inside sporangia. These are conidia because they are born on conidium. Now let's talk about chlamydospores and zoospores. अगर हम zoospores की बात करें, zoospores ऐसे कोई भी स्पोर होंगे which are motile, मतलब जिसके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा। अगर हम क्लामाइडोस्पोर्स की बात क्लामाइडोमोनास की बात करें तो उसमें दो क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, विप्लैश और टिंसल फ्लैजिला, जिसकी बीटिंग से वो मूव करता है। तो दीज स्पोर्स आर मोटाइल, राइट। तो आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स। इफ यू लुक एट देयर डायग्राम्स तो ये क्लामाइडोस्पोर की डायग्राम है, ये एक रेस्टिंग स्पोर होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होगा और ये फंगस में बनता है। ये टर्मिनल भी हो सकता है, इंटरकैलरी भी हो सकता है। टर्मिनल होगा मतलब एट द एंड ऑफ द हाइफी, इंटरकैलरी होगा मतलब इन बिटवीन द हाइफी। दिस इज ऊडिया, आपका पूरा का पूरा जो फंगस का फिलामेंट होता है, हाइफी होता है, इट गेट्स ब्रेक इनटू
छोटे छोटे pieces, and these छोटे छोटे buds, propagules will germinate and they will form a new hyphae, mycelium. नाउ लास्ट टाइप इज योर रीजनरेशन. नाम से पता चल रहा है रीजनरेट करना, दोबारा बनाना, राइट. अगर हम बात करें प्लेनेरिया की, तो प्लेनेरिया के पास बेस्ट रीजनरेशन पावर होती है. हाइड्रा के पास भी रीजनरेशन पावर होती है. आपकी स्टारफिश के पास रीजनरेशन पावर होती है. तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट. अगर हम जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ते थे, छोटा सा एक टिश्यू लेते तो पूरा का पूरा प्लांट बन जाता था. इसमें भी कुछ हद तक आप इसको वैसे समझ सकते हैं. नाउ दे आर मोस्टली टू टर्म्स विच वी डिस्कस अंडर रीजनरेशन. इट इज मॉर्फोलेक्सिस एंड एपीमॉर्फोसिस. मॉर्फोलेक्सिस क्या है, जैसे प्लेनेरिया के केस में होता है कि एक छोटा सा जो था बॉडी का आपके पास फ्रेगमेंट था और पूरी की पूरी बॉडी आपकी उससे बन गई. बट इफ यू टॉक अबाउट एपीमॉर्फोसिस, तो फ्रेंड्स एपीमॉर्फोसिस क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट. मतलब इसमें आपका पूरा ऑर्गेनिज्म तो नहीं बनेगा, पर अगर उस ऑर्गेनिज्म का कोई छोटा सा टुकड़ा टूट गया, लॉस्ट हो गया, डैमेज हो गया, सो इट विल अगेन replace, it will again reform. तो बेस्ट एग्जांपल इज ब्रोकन टेल ऑफ लिजर्ड. लिजर्ड की अगर आप पूंछ काट दें, राइट, तो वो थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि लिजर्ड को वापस से पूंछ आ गई होती है. अगर आप इसकी डायग्राम देखें, ओके स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ प्लेनेरिया. आपने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया और वापस से वैसा बन गया. हाइड्रा में भी ये रिजनरेशन पावर है. एंड इफ यू लुक एट योर स्टारफिश, तो अगर आप सेकंड इसको देखें तो यहाँ स्टारफिश का बस एक आर्म रह गया था, लेकिन इसने पूरी की पूरी जो है स्टारफिश वापस से बना ली. तो ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड. एंड इफ यू टॉक, दिस इज योर मॉर्फोलेक्सिस. और ये आपका नेक्स्ट आता है, जो मैंने आपको कहा कि इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें आपका आपने बस एक उसका जो पार्ट था बॉडी का वो लॉस्ट हुआ और वापस से रीजनरेट हो गया, राइट. ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है. यहाँ से इसको सीजर से कट किया और कुछ दिन के बाद यहाँ ब्लास्टेमा एक टिश्यू का पूरा प्रोजेक्शन वहां पे ग्लोब्यूल बन जाता है, जो वापस से इसकी पूंछ को क्या करवा देता है, रीजनरेट. ओके गाइस, डन विद इट. तो अभी मैंने आपको जितना पढ़ाया फ्रेंड्स, बच्चों, ये था सब आपकी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ योर रिप्रोडक्शन. मैंने आपको इसमें इसकी टाइप्स पढ़ाई और इसके फीचर्स पढ़ाई, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ाई, और मैंने आपको लाइफ स्पैन पढ़ाया. तो आज का लेक्चर करती हूँ मैं यहीं पे खत्म, और आपको मिलूंगी अगले लेक्चर के साथ जल्द ही, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को. तब तक प्लीज मेक योर नोट्स, प्लीज गो थ्रू योर एनसीईआरटी, लर्न इट. दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर 12th क्लास. जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं अभी यही बोलूंगी, प्लीज अभी आप 12th का हम जो शुरू करें, दिस इज द बेस्ट टाइम. यू हैव एम्पल ऑफ टाइम राइट नाउ, तो प्लीज प्रिपेयर फॉर 12th. आपका 12th हम कोशिश करेंगे, ऐसा ही प्रॉमिस यू कि हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ताकि हम 11th का रिविजन जो है वो स्टार्ट कर सकें. तो ओके स्टूडेंट्स, प्लीज स्टडी हार्ड. ओके, वन थिंग लेफ्ट, थॉट ऑफ द डे. दिस इज योर टास्क. थॉट ऑफ द डे आप दोगे. आई विल वेट फॉर योर कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन विद थॉट ऑफ द डे. एंड प्लीज अगर आपको कोई डाउट्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके साथ रहूंगी आपके कमेंट्स को हैंडल करने के लिए. तो ओके स्टूडेंट्स, टिल देन, फॉर नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय.